नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज सांख्य दर्शन के 5वें भाग को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। सांख्य विकासवाद का विश्लेषण करने पर इसमें अधोलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला, संपूर्ण सृष्टि अपने उद्भव और विकास के पूर्व एक मूल कारण में विद्यमान थी। सृष्टि कोई नवीन उत्पत्ति नहीं, अपितु अभिव्यक्ति मात्र है। प्रकृति में अव्यक्त तत्वों का व्यक्त होना ही सृष्टि है। सांख्य विकासवाद शक्ति संरक्षण के सिद्धांत को मानता है और भूत तत्व की नित्यता को स्वीकार करता है। इसकी मान्यता है कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती और जो सत है वह हमेशा सत है। सृष्टि और प्रलय आवर्ती हैं, अर्थात प्रकृति में परिवर्तन एक ही दिशा में नहीं होता। विकास की प्रक्रिया यांत्रिक नहीं है, यह स्वप्रयोजन है। प्रकृति अचेतन होने के बावजूद पुरुष के कैवल्यार्थ और भोगार्थ सांसारिक पदार्थों को उत्पन्न करती है, अतः इसे अचेतन प्रयोजनवाद भी कहते हैं। समीक्षा। सांख्य दर्शन की प्रकृति की अवधारणा और उसका विकासवादी दृष्टिकोण दोषपूर्ण है। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में सांख्य विकासवाद की त्रुटियों को प्रकाश में लाया है। सांख्य के प्रधान कारणवाद में तार्किक दृष्टि से अधोलिखित त्रुटियां दृष्टिगोचर होती हैं। पहला, सांख्य दर्शन में प्रकृति की अवधारणा दोषपूर्ण है। वह मूलतः प्रकृति को निर्वैयक्तिक मानता है। प्रकृति को गुणों की साम्यावस्था कहना यही संकेत करता है, किंतु कभी कभी उसके द्वारा प्रकृति के स्वरूप विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह व्यक्तित्वपूर्ण सत्ता हो। प्रकृति को स्त्री, प्रसवधर्मिणी, गुणवती, उपकारिणी, नदी के समान प्रदर्शन करने वाली, सुकुमार, लज्जाशील कहना प्रकृति की जड़ता, स्वतंत्रता, निरपेक्षता और निर्वैयक्तिकता को बाधित करता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन द्वारा स्वीकृत प्रकृति की प्राक कल्पना अनुचित है। शंकराचार्य के अनुसार अनुमान के आधार पर भी जगत के अचेतन कारण की स्थापना नहीं की जा सकती है, क्योंकि उससे रचना उत्पन्न है। जब पत्थर, चूना आदि पदार्थ किसी कारीगर की सहायता के बिना भवन में परिणित नहीं हो सकते, तब अचेतन प्रकृति व्यवस्थित विश्व के लिए कैसे उत्तरदायी हो सकती है? शंकराचार्य यह भी कहते हैं कि यदि प्रकृति की प्राक कल्पना को स्वीकार कर लिया जाए तो भी गति और प्रवृत्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। उनके अनुसार यद्यपि अचेतन वस्तुओं में दिखाई देने वाली प्रकृति अचेतन की है, तथापि वह प्रवृत्ति चेतन से अधिष्ठित होने पर ही देखी जाती है, क्योंकि उसके अभाव में प्रवृत्ति का अभाव है।
सांख्य दर्शन में कोई अन्य तत्व स्वीकार नहीं किया जाता जो प्रकृति को क्रियाशीलता के लिए बाध्य करे अथवा उससे उसे रोके। पुरुष उदासीन है, परिणाम स्वरूप प्रकृति अनपेक्ष है। उल्लेखनीय है कि प्रकृति पुरुष संयोग सांख्य विकासवाद का आधार है, परंतु यह प्रश्न तर्कतः अनुत्तरित बना रहता है कि दो परस्पर निरपेक्ष विरुद्ध धर्मी एवं स्वतंत्र सत्ताओं का कैसे संयोग होता है। चूंकि सांख्य दर्शन में दोनों में संबंध स्थापित करने वाला कोई तीसरा तत्व स्वीकार नहीं किया जाता, अतः यह समस्या और गंभीर हो जाती है। इस संबंध में सांख्य दर्शन द्वारा अंधे लंगड़े की उपमा भी समस्या का समाधान नहीं कर पाती, क्योंकि ये दोनों चेतन हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही है। किंतु प्रकृति पुरुष में प्रथम चेतन है और द्वितीय अचेतन, दोनों भिन्न स्तरीय हैं, अतः दोनों का कोई सामान्य प्रयोजन असंभव है जिसके लिए वे परस्पर सहयोग करें। पुनः चुंबक द्वारा लोहे को खींचने की उपमा भी पुरुष प्रकृति संयोग की व्याख्या नहीं कर पाता। यहाँ चुंबक और लोहा दोनों अचेतन हैं और उनकी सन्निधि भी अनित्य है। पुनः यदि पुरुष और प्रकृति के संबंध को एन केन प्रकारेण संभव भी मान लिया जाए तो समस्या और भी जटिल हो जाती है। पुरुष की निष्क्रियता और प्रकृति की जड़ता के कारण उनका संयोग शाश्वत बना रहेगा और कभी भी प्रलय की अवस्था नहीं आएगी। परिणाम स्वरूप प्रकृति की अवधारणा, जो तीनों गुणों की साम्यावस्था है, असिद्ध हो जाएगी। इस कठिनाई से बचने के लिए सांख्य दर्शन में एक अन्य कल्पना की गई। इसके अनुसार पुरुष और प्रकृति में वास्तविक संबंध नहीं होता है। वस्तुतः पुरुष का सानिध्य मात्र ही प्रकृति की साम्यावस्था को भंग कर देती है, जिससे विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। परंतु इसमें भी वही समस्या बनी रहती है, क्योंकि पुरुष की निष्क्रियता के कारण उसका प्रकृति से सानिध्य निरंतर बना रहता है। फलस्वरूप विकास निरंतर चलता रहता है। अतः प्रलय के अभाव में जो गुणों की साम्यावस्था है, यहाँ भी प्रकृति की प्राक कल्पना असिद्ध बनी रहती है। सांख्य दर्शन ने इस कठिनाई से उबरने के लिए संयोगाभास का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार न तो पुरुष और प्रकृति में संयोग होता है और न सन्निधि मात्र, बल्कि प्रकृति को पुरुष का आभास होता है। पुरुष बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है। पुरुष इस प्रतिबिंब को अपना ही स्वरूप समझ लेता है। पुरुष का यही प्रतिबिंब प्रकृति के संपर्क में आता है, स्वयं पुरुष नहीं। पुरुष के इस संयोगाभास से प्रकृति की साम्यावस्था भंग होती है और सृष्टि प्रारंभ होती है। परंतु बुद्धि प्रकृति का प्रथम विकार है। सृष्टि के पूर्व उसका अभाव था। अतः कठिनाई यह है कि बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब कैसे पड़ता है। इसके उत्तर में सांख्य कहता है कि पुरुष का प्रतिबिंब स्वतः प्रकृति में ही पड़ता है।
पुनः यदि ऐसा है तो प्रलय असंभव होगा, और यदि संयोगाभास से सृष्टि होती है तो सृष्टि भी आभास मात्र होगी। शंकराचार्य के अनुसार अचेतन प्रकृति की स्वतः प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए सांख्य दर्शन द्वारा प्रस्तुत की गई उपमाएं दुग्धवत, अम्बवत आदि उसकी प्रवृत्ति को सिद्ध करने में असफल हैं। उल्लेखनीय है कि गाय के थन से बछड़े की शारीरिक पुष्टि के लिए दूध के प्रवाहित होने में कई हेतु हैं। यथा गाय का बछड़े के प्रति वात्सल्य प्रेम, बछड़े द्वारा उसके थन को चूसना, गाय द्वारा स्वेच्छा दूध को प्रवाहित होने देना आदि। अचेतन प्रकृति में निष्क्रिय पुरुष के लिए ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। जल भी स्वभावतः निम्न भूमि की ओर प्रवाहित होता है, उच्च भूमि की ओर नहीं। इस प्रकार प्रवृत्ति के लिए चैतन्य की अपेक्षा सर्वत्र दिखाई देती है। सांख्य दर्शन के विकासवाद को तार्किक दृष्टि से प्रयोजन मूलक भी नहीं स्वीकार किया जा सकता है। शंकराचार्य के अनुसार यदि प्रकृति पूर्ण रूपेण अचेतन और स्वतंत्र सत्ता है तो यह पुरुष का प्रयोजन नहीं सिद्ध करेगी, और यदि यह पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करती है तो वह चेतन और परतंत्र होगी, और उसकी जड़ता तथा स्वतंत्रता दोनों प्रभावित होगी। यदि प्रकृति में प्रयोजन स्वीकार किया जाए तो प्रश्न यह है कि यह प्रयोजन पुरुष का भोग है या मोक्ष या दोनों। यदि विकास का प्रयोजन पुरुष का भोग माना जाए तो यह असंभव है, क्योंकि सुख आदि आधान से रहित आत्मा द्वारा भोग संभव नहीं है। पुनः इससे मोक्ष के अभाव का भी प्रसंग उपस्थित होता है। पुरुष का मोक्ष भी विकास का प्रयोजन नहीं हो सकता, क्योंकि विकास के पूर्व भी मोक्ष के सिद्ध होने से प्रकृति की प्रवृत्ति निष्फल होगी। भोग और मोक्ष दोनों को विकास का प्रयोजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि भोग के योग्य प्रधान तन्मात्राओं के अनंत होने से मोक्ष के अभाव का प्रसंग उपस्थित होगा। पुनः विकास का प्रयोजन उत्सुकता की निवृत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि अचेतन प्रधान में उत्सुकता संभव नहीं है, तथा निर्मल पुरुष में भी उत्सुकता नहीं हो सकती। अतः प्रकृति परिणामवाद को यांत्रिक ही कहा जा सकता है, प्रयोजन मूलक नहीं। सांख्य दर्शन की प्रमुख भूल उसका द्वैतवाद है। वह अपनी इसी एक कमी को छिपाने के लिए उत्तरोत्तर त्रुटियां करता जाता है। फलस्वरूप समस्या जटिलतर होती जाती है। सांख्य दर्शन को चाहिए कि वह पुरुष को एकमात्र तत्व स्वीकार करके प्रकृति को उसकी शक्ति स्वीकार कर ले, जिससे उसके अंतर विरोध दूर हो जाए। सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा। सांख्य दर्शन में ज्ञान के लिए प्रमा शब्द का प्रयोग हुआ है, जो किसी विषय का यथार्थ निश्चित ज्ञान है। सांख्य के अनुसार प्रत्येक प्रमा के 3 घटक होते हैं: ज्ञाता पुरुष, ज्ञात विषय और ज्ञान की प्रक्रिया। निःसंदेह चैतन्य स्वरूप पुरुष
ज्ञाता है, किंतु यह निष्क्रिय होने के कारण अकेले ज्ञाता नहीं हो सकता। प्रमा को बुद्धि का व्यापार भी कहा जाता है। वस्तुतः बुद्धि ज्ञान की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व है, किंतु बुद्धि भी स्वतः ज्ञाता नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति प्रसूत एक अचेतन तत्व है। सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान पुरुष में बुद्धि के सहयोग से उत्पन्न होता है। वस्तुतः पुरुष और बुद्धि की एकता ज्ञाता के रूप में प्रस्तुत होती है, अथवा प्रमा बुद्धि का व्यापार है और इसका साक्षी पुरुष है। पुरुष द्वारा प्रकाशित बुद्धि ही ज्ञाता है। जिस प्रकार लोहे के तप्त गोले में आग की आकारहीन चमक गोलाकार दिखाई देती है और ठंडा लोहा गर्म दिखाई देता है, उसी प्रकार परस्पर साहचर्य के कारण जड़ बुद्धि चेतनवत प्रतीत होती है और निष्क्रिय पुरुष सक्रिय जैसा प्रतीत होता है। वस्तुतः महत या बुद्धि प्रकृति का प्रथम विकार है। उसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। इस कारण वह पारदर्शी है और पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने पर चैतन्यवत हो जाती है। ज्ञान की प्रक्रिया में बुद्धि के अतिरिक्त अहंकार, मन और इंद्रियां अन्य सहायक साधन हैं। पुनः इस विचारधारा में बुद्धि वृत्ति या बुद्धि का रूपांतरण प्रमाण है। बुद्धि वृत्ति का अर्थ है बुद्धि का विषयाकार होना। जैसे जब बुद्धि चक्षुरिंद्रिय एवं घट के सन्निकर्ष से हट का प्रत्यक्ष करती है, तब वह घटाकार हो जाती है। इसे बुद्धि वृत्ति या बुद्धि का रूपांतरण कहते हैं। पुनः ज्ञात विषय प्रतिबिंबित बुद्धि वृत्तियों की विषय वस्तु है। बुद्धि वृत्ति का विषय के रूप में चेतना के अंतर प्रतिबिंब प्रमा है। संक्षेप में सांख्य दर्शन में ज्ञान की प्रक्रिया निम्नलिखित ढंग से संपन्न होती है। सर्वप्रथम बुद्धि का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा अथवा हेतु के प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञेय विषय के साथ संपर्क होता है। इसमें बुद्धि ज्ञेय विषय के रूप में रूपांतरित होकर तदाकार हो जाती है। उल्लेखनीय है कि बुद्धि का विषयाकार होना ही ज्ञान नहीं है। विषयाकार बुद्धि ज्ञान तब कहलाती है जब इसमें पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है और यह स्वयं पुरुष में प्रतिबिंबित होती है। बुद्धि का विषय के रूप में रूपांतरण, उसमें पुरुष का प्रतिबिंब, सभी प्रक्रियाएं एक साथ उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार पुरुष विषयाकार बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर बुद्धि के रूपांतरण का अनुकरण करता है। उसका यही अनुकरण ज्ञान या प्रमा है, जो यथार्थ, असंदिग्ध एवं अनधिगत होता है। सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा के दो आधार हैं। इसकी ज्ञान मीमांसा का प्रथम आधार इसका द्वैतवाद है। पुरुष उसका ज्ञ तत्व है, ज्ञाता है, जो विशुद्ध चेतन स्वरूप है। जड़ प्रकृति के दो रूप हैं, अव्यक्त और व्यक्त। व्यक्त तत्वों की संख्या 23 है। अव्यक्त और व्यक्त तत्व
प्रमेय स्वरूप विषय रूप हैं और द्वितीय आधारभूत तत्व प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत है। सांख्य दर्शन में प्रतिबिंबवाद के विषय में दो दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। वाचस्पति मिश्र के अनुसार पुरुष बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है। पुरुष के प्रकाश से अचेतन बुद्धि चेतनवत हो जाती है, किंतु विज्ञान भिक्षु के अनुसार केवल बुद्धि में पुरुष ही प्रतिबिंबित नहीं होता, अपितु पुरुष में बुद्धि भी प्रतिबिंबित होती है। पुरुष एवं बुद्धि दोनों का प्रतिबिंब एक दूसरे पर पड़ता है। सर्वप्रथम बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे अचेतन बुद्धि चेतनवत हो जाती है और वह अन्य विषयों को प्रकाशित करती है। इसके बाद विषयाकार बुद्धि पुरुष में प्रतिबिंबित होती है। इस प्रकार बुद्धि की विषयाकार वृत्ति द्वारा पुरुष को विषयों का ज्ञान होता है। यह भी स्मरणीय है कि बुद्धि वृत्ति केवल प्रत्यक्ष की प्रक्रिया में ही नहीं पाई जाती, अपितु चेतना के सभी रूपों में पाई जाती है। वाचस्पति मिश्र यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान बुद्धि का व्यापार है, किंतु विज्ञान भिक्षु के अनुसार ज्ञान का अधिष्ठान पुरुष है, बुद्धि नहीं। सांख्य दर्शन ज्ञान मीमांसा के दृष्टि से यथार्थवादी है। बुद्धि वृत्ति के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति स्वीकार करने पर भी सांख्य दर्शन आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद नहीं है। उसका यथार्थवादी ज्ञान सिद्धांत इस बात को स्वीकार करता है कि ज्ञान बाह्यार्थ का सूचक है। पुरुष की अनेकता में सांख्य दर्शन का विश्वास भी यथार्थवाद का पोषण करता है, क्योंकि विभिन्न पुरुषों को उपलब्ध समान अंश उस चीज के अस्तित्व के लिए प्रमाण है जो उसका भौतिक आधार है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि वृत्ति ज्ञाता और ज्ञेय को जोड़ने वाली कड़ी है। प्रश्न है कि विभिन्न व्यक्ति किसी वस्तु के विषय में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण क्यों रखते हैं? सांख्य दर्शन के अनुसार बुद्धि स्वभावतः सक्रिय होने के साथ साथ अनादिकाल से प्राप्त अनुभवों के असंख्य संस्कारों का भी अधिष्ठान है। इसके परिणाम स्वरूप बुद्धि का विषयों के प्रति विशेष झुकाव होता है। इसी कारण विभिन्न व्यक्ति किसी वस्तु के विषय में विभिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।